I am Nirmal and you are watching Success and Happiness Mantra. Today I am proud and privileged to introduce our guest, Mrs. नूपुर राशि पन्ना मैम। नूपुर राशि पन्ना मैम 2015 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की IAS ऑफिसर है और मैम फिलहाल शक्ति की जिलाधिकारी है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम, स्कूल कॉलेज लाइफ के बारे में। मैं बेसिकली झारखंड से ही हूँ और मेरे जो स्कूलिंग है वो झारखंड से ही हुई है और मैं बोकारो स्टील सिटी से पढ़ी हूँ और वहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक पढ़ी थी और उसके बाद मैंने अपने कॉलेज बैंगलोर यूनिवर्सिटी से किया है और आगे चल कर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। उसके उपरांत मैं सिविल सर्विसेज में। मैम यूपीएससी जर्नी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। यूपीएससी जर्नी जैसे बहुत एस्पिरेंट्स के लिए होती है कि यूपीएससी में बच्चों की पढ़ाई, डेडिकेशन और एक घबराहट जो होती है ये सभी एस्पिरेंट्स को होती है। यूपीएससी जर्नी जैसे सभी को पता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के अंतर्गत होती है और ये मेरे लिए तो एक बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी था और एक बहुत ही अच्छा लर्निंग जर्नी था जिसमें जो पूरा प्रोसेस है वो केवल एक एग्ज़ाम नहीं है, उसमें किस तरीके से धैर्य और मेहनत से उस एग्ज़ाम को पास किया जाता है वो सबसे सर्वप्रमुख इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में है। तो जो अपने आगे चल करके जैसे हम लोग की पोस्टिंग्स होती है, हमें काम करना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद उसी से मिलती है। मैम इस एग्जाम में मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट आपको क्या लगा? इस एग्ज़ाम में यूपीएससी में सबसे पहले जो जितना सिलेबस दिया जाता है उसकी खोज और उसके ऊपर पढ़ाई करना, समझना उस चीज़ को, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है क्योंकि ये लगभग आपको जो आपके जॉब में आपको करना होता है, जिस प्रकार से आपको आगे बढ़ना होता है, उसमें सभी चीज़ों को वो एनकम्पास करता है। तो जो डिस्कवरी ऑफ द सिलेबस इटसेल्फ वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। एक चीज़ कहा जाता है कि दुनिया का दूसरा, भारत का सबसे बड़ा और थका देने वाला एग्जाम यूपीएससी है। तो क्या आप जब तैयारी कर रही थी तो आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ था? बिल्कुल, ये सबसे थका देने वाला और सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है, वो तो मैं ज़रूर कहूँगी ही क्योंकि इसमें बहुत कड़ी मेहनत और सबसे ज़्यादा है धैर्य, उसकी आवश्यकता है क्योंकि पढ़ने के बाद बार बार ऐसा लगता है कि हमें कुछ आ नहीं रहा है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, भीड़ में खो जा रहे हैं, ऐसी भावनाएं होती हैं। लेकिन सर्वप्रमुख ये है कि जो धैर्य इंसान को रखना है और जो कड़ी मेहनत करना है, उसी के बेसिस पे इस एग्जाम को सबसे ज़्यादा टफ कहा जाता है। अपने अपने एक्सपीरियंस को इतने अच्छे तरीके से समझाया, आई होप हमारे व्यूअर्स को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक डाटा है जिसमें 54% वुमेन और 51% आदमियों ने ये माना है कि किसी परिस्थिति में महिला के ऊपर हाथ उठाना ये जायज़ है। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं? ये किसी भी तरीके से किसी भी इंसान, चाहे पुरुष हो महिला हो, उस पर किसी प्रकार से हाथ उठाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा ये समझती हूँ कि समझाइश जो है वो और आपसी बातें जो है उससे बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, बड़े से बड़े जंग टल जाते हैं और जब देशों के बीच में अच्छी बातें हो करके जब जंग को सुलझाया जा सकता है तो पुरुष या चाहे या महिला हो, किसी के ऊपर हिंसा करना वो उचित नहीं है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मैम एनसीआरबी के एक और डाटा की बात करना चाहूँगा मैम। इसमें वुमेन वायलेंस के अगेंस्ट 89.6% केसेस पेंडिंग है और नंबर्स में बात करूँ तो 1,17,000 केसेस भारत के अलग अलग कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसके पीछे क्या वजह आप मानती हैं कि इतना बड़ा जो नंबर है? जैसे कि आपने डेटा बताया है, बेसिकली शायद ये नंबर तब भी सॉल्व हो पाएंगे जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सर्विसेज में आएंगी, चाहे वो पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एज बेसिक एज टीचर के पोस्ट में हो, जुडिशरी के पोस्ट में हो। जितना फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना ही मुझे लगता है कि इस प्रकार के जितने भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होंगे और क्योंकि लगभग महिलाएं 50% ऑफ द पॉपुलेशन होती ही हैं, तो अगर जितना महिलाएं आगे बढ़ेंगी वो सारी चीज़ें इश्यूज सॉल्व होंगी। मैम आप अभी जिस जिले की जिलाधिकारी हैं, इस जिले में महिलाओं को लेकर के किस तरीके का काम हो रहा है और यहाँ आपको सबसे ज़्यादा क्या लगता है, क्या चुनौती है महिलाओं के लिए? शक्ति जिले में हमने 2 प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। पहला है सर्वशक्ति अभियान और दूसरा है स्नेहित प्रोग्राम। सर्वशक्ति के अंतर्गत हम लोग जो संस्थागत प्रसव होता है
उसके लिए जितने हमारे छोटे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स होते हैं, जिसे हम उप स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, उनको हम लोग इक्विप कर रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे ज़रूरी ये है कि जो बच्चा जब पैदा होता है उसको सारी वो सुविधाएं मिले जो एक अच्छे प्रसव के लिए होनी चाहिए। और इसके लिए जितने भी हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जितने नर्सेज हैं, आरएचओ हैं, सीएचओ हैं, इनकी ट्रेनिंग, वहाँ पर सब सारी चीज़ें व्यवस्थित रखना, साफ सफाई रखना, अच्छी ट्रेनिंग्स के थ्रू जितनी भी बीमारियां हैं वो ग्रामीण स्तर पे ही कैप्चर होना, ये बहुत सारे चीज़ों को हमने सर्वशक्ति अभियान में लिया है, जिसमें अगर किसी प्रकार का इश्यू आ रहा है, जैसे महिला एनीमिक हो जा रही है और प्रसव में शायद दिक्कत आए, तो 9 महीने के लिए हम लोग पहले ही उस महिला को चिन्हांकित कर लेते हैं और उसको उस प्रकार के आईएफए जो टैबलेट्स होते हैं या जो ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है। और इसमें हर उप स्वास्थ्य केंद्र को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें कितने प्रसव हो रहे हैं, और जिस प्रकार से प्रसव के लिए अननेसेसरी बहुत जगह पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग बहुत ज्यादा हाई चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रामीणों पे ये बोझ बन जाता है, उस चीज को समाप्त करके शासन के द्वारा जो फ्री सेफ डिलीवरी, जो संस्थागत प्रसव है, उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। साथ ही इसमें एनीमिक महिलाएं जो प्रेग्नेंट है उनके ऊपर भी हम लोग फोकस करते हैं, ताकि उनका खान पान जन चौपाल के थ्रू उनको बताया जाए, उनको खाने में क्या यूज करना चाहिए और क्या उनको क्या चीज उनकी पौष्टिकता को बढ़ाएगी जो बच्चे को और उनको दोनों को सेफ रखेगी। साथ ही हमने एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो है स्नेहित प्रोग्राम। स्नेहित के अंतर्गत जैसे आपको पता है भारत में बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं, तो इसमें हमने क्या किया, हर एक ऑफिसर जो भी रहेगा, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मितानिन है, या ब्लॉक लेवल के ऑफिसर हैं या कलेक्टर हैं, सबके सब हम लोग एक एक बच्चे को हमने गोद लिया है। हम लोग उस बच्चे को विजिट करने जाते हैं, उन बच्चों से बातें करते हैं, उनके घर में उनकी काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। काफी ऑफिसर्स ने स्वयं से जाकर के बच्चों को अच्छा पोषण दिया है, आहार दिया है, जिससे काफी बच्चे सुपोषण की तरफ बढ़े हैं। तो ये 2 कार्यक्रम हमने शक्ति जिले में लॉन्च किया है। साथ ही अभी हम लोग शिक्षा के शिक्षा के सेक्टर में भी हम लोग ये कार्य कर रहे हैं कि बच्चों का वीकली टेस्ट हो रहा है और उनके लिए डायरीज मेंटेन की जा रही हैं। तो ये 3-4 डोमेन्स है जिसमें हमने काम करना स्टार्ट किया है, और आशा करती हूँ कि ये सारे प्रोग्राम्स सक्सेसफुल हों। मैम, हेल्थ के बारे में जो आपने 2 प्रोग्राम के बारे में बताया, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये शक्ति जिला का जो कार्यक्रम है ये एक मिसाल बने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैम इसके लिए। थैंक यू। मैम, आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करती हैं? एज अ लेडी ऑफिसर और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जहाँ तक मैनेज करने की बात होती है, क्योंकि सर्विस में हम लोग रिक्रूट हुए हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए देश आता है और सबसे पहले जो ज़िला है वो आता है, और हम लोग ज़िले के लिए और देश के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम डेडिकेट करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ को मैं अपने स्वयं को फिट रखने की कोशिश करती हूँ, एक्सरसाइज पे ध्यान देती हूँ, और बहुत सारी चीज़ों में कोशिश करती हूँ कि घर पे मैं अपना सफिशिएंट टाइम डेडिकेट करूँ, और जैसे कि कहते हैं लंबी रेस का अगर घोड़ा बनना है तो सेहत पे ध्यान देना है, तो उसके ऊपर मैं फोकस करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों अलग रहें, और दोनों अलग रहते हैं तो फिर अच्छे से चल जाता है। मैम, एज ए वुमेन ऑफिसर, डिड यू फेस एनी स्पेसिफिक challenges during your journey? I think being a lady is always an advantage. मैं इसको disadvantage नहीं मानती, क्योंकि इसमें जब प्रोफेशनली मैं देखती हूँ, मैं दोनों साइड पे देख सकती हूँ। अगर किसी का आवेदन होता है तो मैं उसको मार्मिक दृष्टि से भी देख सकती हूँ और उसको प्रोफेशनली भी देख सकती हूँ। और मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि अगर एज अ लेडी ऑफिसर मैं खड़ी अगर होती हूँ तो समाज में बहुत सारी बच्चियां हैं जिनको शायद वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती जो मुझे मिली हैं, लेकिन मुझे देख करके शायद एक इंस्पिरेशन उनको हो पाए और वो अपनी परिस्थिति से लड़ करके वो आगे बढ़ पाए। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि बीइंग अ लेडी ऑफिसर आई हैव एन एडवांटेज ओवर अदर मेन, सो वो एक आई फील कि एक एडवांटेज ही है। मैम, अक्सर बड़े जिले में कलेक्टर से मिलने के लिए एक टाइम फिक्स किया जाता है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा का कार्यक्रम रहता है, लेकिन आपके पास आपके ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देखता हूँ कि आप
शाम का 4 बजे तक 5 बजे तक आप ग्रामीण का समस्या सुनते हैं? बेसिकली ये एक नवीन जिला है, तो जितनी समस्याएं हैं उनका सभी का निराकरण एक कोशिश रहती है कि उसको किया जाए। और समस्याओं को सुनना मुझे लगता है कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे सर्विस में हम लोग लोगों की सेवा के लिए बने हैं। और हम लोग अगर किसी की मदद कर सकते हैं प्रोफेशनली हो करके, तो वो हमारा सर्विस और वही हमारा जॉब है, तो उसको करने के लिए आई डोंट थिंक किसी प्रकार के झिझक होनी चाहिए। ऐसे आईएएस ऑफिसर में सैलरी और फर्क क्या होती है? एज आईएएस ऑफिसर सैलरी हमारी अच्छी होती है और पर्क्स भी बहुत हमें मिलते हैं। पर्क्स में हमें जिस प्रकार से दौरे के लिए हमें गाड़ी मिलती है और कुछ पर्क्स भी मिलते हैं। बट ऑल इन ऑल ये जो पैकेज है वो शासन ने इस कारण दिया है ताकि हम लोग उस प्रकार से जनता का आउटरीच कर पाएँ। और जो समस्याएं जो होती हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं होती, कुछ पेचीदा समस्याएं ज़रूर होती हैं, लेकिन जो पूरा एक आईएएस कैडर जो बना है वो इसीलिए बना है कि जो एक स्टील फ्रेम जो होता है, जो गवर्नमेंट का जो स्टील फ्रेम है वो एक ढांचा है, तो वो ढांचे उसको सबको कैटर करना है, चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, रोड की समस्या हो, किसी प्रकार का भी जो मेन फंक्शनिंग है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आईएएस होती है। और इसमें केवल एक आईएएस ऑफिसर का रोल नहीं होता, इसमें कई ऑफिसर होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो इस तरीके से मैं मानती हूँ दैट एंटायर पैकेज एक इंसान का नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है, वो एक पोस्ट है जिसका सम्मान होता है, जिसके कारण जो भी सैलरी हमें मिलती है वो दिया जाता है। और ऑल इन ऑल इट्स मतलब आईएएस एक नौकरी नहीं, आईएएस एक सेवा है। आईएएस एक सेवा है और ये एक लाइफ लॉन्ग सेवा है। और आज भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें जो सेवा करने का मौका है, आई थिंक वो एक सर्वश्रेष्ठ मौका है, और जिन्हें ये मौका मिला है हम लोग उसको अच्छा कर ही रहे हैं। और आगे की पीढ़ी को चाहती हूँ कि आप एक बार ट्राई कीजिए कि आप इस सर्विस में आए, और देश को बेहतर बनाना आई थिंक हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और ये एक प्लेटफॉर्म है, आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए, और आई होप यू गेट द सर्विस। मेरे चैनल का नाम है सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्रा। ओके, तो हमारे व्यूअर्स के लिए सक्सेस और हैप्पीनेस का मंत्र क्या देंगे आप? सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्रा जो चैनल का नाम है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मैं ये कहूँगी कि सक्सेस इज ओनली विथ हार्ड वर्क एंड पेशेंस। तो आपके एस्पिरेंट्स को आशा करती हूँ कि दे विल बी डेडिकेटेड टू हार्ड वर्क। और हैप्पीनेस तो एक कंपैरेटिव फीलिंग है, और इस कंपैरेटिव फीलिंग में आप हमेशा खुश रहें और मेहनत करते रहें, और आशा करती हूँ कि आपको सक्सेस मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए टाइम निकाले। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी आपने जो भी पहल शुरू करी है शक्ति जिले के लिए वो सफल हो और छत्तीसगढ़ के लिए एक मिसाल बने। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। धन्यवाद। थैंक यू।